पिछले वीडियो में जब मैंने आपसे पूछा था कि क्या कोई प्राइवेट कंपनी जैसे नेस्ले की कंपनी, पार्ले की कंपनी या अपने टाटा जी की कंपनी अगर किसी देश को गुलाम बनाना चाहे तो क्या वो किसी देश को गुलाम बना सकती है? तो बहुतों का आंसर था एब्सोल्यूट नो। एब्सोल्यूट नो का मतलब कि कोई एक प्राइवेट एंटिटी किसी सोवरेन कंट्री को कैसे गुलाम बना सकती है। ये आंसर नो तब तक वैलिड था जब हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और फॉर्मेशन का कारण नहीं पता था। हमने बहुत ही डिटेल में पिछले वीडियो में ये चीजें देखी थी कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर ओवर द टाइम डेवलप किया गया। उसके बाद उसके बाद कैसे वो इंडिया पर आकर के उसने लूटपाट मचाना चालू कर दिया। अब लूटपाट मचाया इंडिया में भी और ब्रिटेन के लोगों के लिए भी। अब ब्रिटेन के लोगों के लिए कैसे उन्होंने लूटपाट मचाया ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी ब्रिटेन के जो सांसद हुआ करते थे, ब्रिटेन की जो सरकार हुआ करती थी, उसके कुछ लोगों ने और किंग और क्वीन ने क्या कर रखा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था और इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न उनको नहीं मिल रहा था। जबकि उनको ये देखने को मिल रहा था कि जो कंपनी के लोग थे, जैसे हमने पिछले वीडियो में रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात किया था, हमने ये देखा था कि वो 800 जहाज सोने का भर करके लेकर के गया था, बट फिर भी कंपनी के लोग अमीर हो रहे थे, बट कंपनी बैंकरप्ट हो रही थी। तो हो क्या रहा था, कंपनी में करप्शन चरम सीमा पर था, ब्रिटेन को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था एज अ कंट्री, एज अ सोवरेन कंट्री। हालांकि कंपनी के लोग काफी अमीर हो रहे थे। तो इस चीज को कर्ब करने के लिए, इस चीज को खत्म करने के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ये बोला। मैंने पिछले वीडियो में क्विड प्रो क्यो के बारे में भी बात करी थी, जिसमें मैंने ये बोला था कि कंपनी को इन्वेस्टमेंट तो एक हाथ मिल जाएगी, बट दूसरे हाथ उसको अपना कुछ कंट्रोल पार्लियामेंट को देना पड़ेगा। तो उसी कंट्रोल को बनाने के लिए एक एक्ट पास किया गया कंपनी के द्वारा, जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में हालांकि हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस कर रखा है, काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर रखा है। इस चीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से थोड़ा सा छोटा सा 5 मिनट का एक रिकैप करेंगे। रिकैप करने के बाद आगे के लॉस को देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर रिकैप में हम लोग ये देखते हैं कि जो पहला लॉ है, यहां पर जो पहला लॉ है वो क्या कह रहा है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। अब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्यों बनाया था, क्यों बनाया था, ये भी पिछले वीडियो में मैंने बताया है। तो आप गो चेक आउट दैट पर्टिकुलर वीडियो। उसके बाद क्या था कि एक तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। उसके बाद क्या होता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स को बिठा दिया जाता है किसके आसपास, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के आसपास। और क्यों बैठा दिया जाता है, ताकि ये इनको असिस्ट करें। ये एक पर्टिकुलर चीज हमने देख रखी थी। अब देखो होता क्या है, जैसे मान के चलो अगर आपको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना है, अभी पॉलिटी छोड़ो, इस टॉपिक को छोड़ो, जस्ट डिटैच योरसेल्फ, आप कॉमन जिंदगी में आओ, आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आओ। अगर मान लो आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज को ठीक करना है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एक संस्थान में, तो आप ऐसे थोड़ी ना होगा कि आपने बोल दिया हो गया। उसके लिए प्रॉपर नियम होते हैं, प्रॉपर कानून होता है। अगर आपकी कंपनी में कोई किसी को हायरिंग करनी है, अगर आपकी लेट सपोज कि कोई एक आपकी शॉप है छोटी सी, उसके अंदर आपको 2 लोगों को रखना है। ठीक है, तो 2 लोगों को जब आप रखोगे तो कैसे रखोगे, आप उसको चेक करोगे ना कि हाँ ये सही है, ये बंदा सही से बेचेगा, ये बंदा ईमानदार है। आप इस तरीके से चीजों को देखोगे। आपको पहली नजर में क्या लगा, बंदा ईमानदार था, बट बाद में जाकर के क्या पता चला कि वो बेईमानी कर रहा था। तो अब उसको कैसे हटाओगे, डायरेक्ट मुंह पे तो बोलो, मतलब बहुत सारे लोग मुंह पे बोल देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बीच का रास्ता डिप्लोमेटिक होने की कोशिश करते हैं। तो डिप्लोमेटिक होने की कोशिश करने में क्या बोलेंगे, यार मैं 5 दिन तक दुकान बंद रखूंगा, अब 5 दिन बाद मैं कॉल करूंगा, मैं छुट्टी पर जा रहा हूं, बाद में आना। ठीक है, अब मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। इस तरह के कई सारे बहाने बनाते हैं। उस सेम तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि सॉरी, इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने क्या करा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पावर था, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था, उसको डाइल्यूट करने का सोचा। अब एक बात बताओ, डाइल्यूट करने के लिए, उतनी बड़ी कंपनी इंडिया में है, उतनी इतनी दूर है वहां से, वो भी उस टाइम पे, तो डाइल्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से लॉ पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, एक बात बताओ, ये जो हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ रहे हैं, इट इज नॉट द लास्ट
एक्ट, ये मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार इन्होंने लॉ बना दिया, सब कुछ ठीक हो गया, उसके बाद कोई लॉ बना ही नहीं। ऐसी ये जो सीरीज ऑफ लॉज है वो 1773 से शुरू होती है और 1935 में खत्म होती है। ठीक है, 1947 में भी एक एक्ट आता है, वो एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है, उसको थोड़ा सा अलग से लोग पढ़ते हैं। बट 1935 तक तो बिल्कुल ये चीज है ही वैसी। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर चीजें आगे बढ़ रही है, अगर चीजें आगे बढ़ रही है और ऑलरेडी लॉ उसके लिए बनाया गया है, उसके लिए लॉ ऑलरेडी बनाया जा चुका है, फिर भी तुम लॉ पे लॉ, लॉ पे लॉ, लॉ पे लॉ बना रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस लॉ में कुछ ना कुछ लूप होल्स होंगे। ये लॉ कहीं ना कहीं तो फेल हुआ होगा ना, और इस फेलियर को ही ठीक करने के लिए आगे के लॉस बनाए गए होंगे। जैसे आईफोन की सीरीज आती है, आईफोन 11, 12, 13, 14, 15, कैमरा बढ़ा देते हैं वो लोग। तो क्या था, कैमरा वीक होना एक लूप होल था। आईफोन 15 लॉन्चिंग पे 1 लाख रुपए का था, 70-80 हजार का था। प्रो 1 लाख रुपए का था। तो अब वो फोन लाख रुपए का आ रहा है, तो आने वाले टाइम में भी फोन लाख रुपए का आएगा। ठीक है, अब वो जो आने वाले टाइम में जो फोन लाख रुपए का आएगा ना, उसमें क्या होगा, अपडेशन होगी। जो कमियां थी पिछले मॉडल में उसको सुधार दिया जाएगा। अब देखो इस टॉपिक में क्या होता है, आप जब इस टॉपिक को पढ़ोगे, इस टॉपिक को जब पढ़ोगे रटोगे, ये चीजें याद कभी नहीं होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इतना फैक्चुअल है कि ये चीजें याद करना बहुत मुश्किल है। तो जब तक आप को रिलेट नहीं करोगे ना, जब तक आप को चीजों को समझोगे नहीं, को रिलेट नहीं करोगे, एग्जाम में वो चीज क्लिक ही नहीं करेगी। ठीक है, तो अब को रिलेट कैसे करना है, उस बात पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो पहले देखो हमने क्या देखा यहां पर कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और हुआ क्या था बेसिकली, हुआ ये था कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स असिस्ट करने के लिए दिया। अब देखो होता क्या है, यहां पर गवर्नर जनरल है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और इनके आसपास काउंसिल है, काउंसलर्स है, बेसिकली एग्जीक्यूटिव काउंसलर। अब गवर्नर जनरल और इन एग्जीक्यूटिव काउंसलर में बनती नहीं थी। क्यों नहीं बनती थी ये भी पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया गया है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है। तो यहां पर क्या है कि इनकी बनती नहीं थी। तो एक लूप होल इस पर्टिकुलर एक्ट का क्या था कि टसल बिटवीन गवर्नर जनरल एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था कि जो गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी हैं, उनको किसके सबऑर्डिनेट बना दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आती थी, हालांकि जब देखो कोई भी आदमी सीनियर होता है तो तुम सीनियर की बात मानते हो, लेकिन यहां पर इशू क्या आ रहा था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहां बैठता था, बंगाल में। गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास कहां बैठते थे, रेस्पेक्टिव प्रेसिडेंसी बॉम्बे एंड मद्रास में। तो होता क्या था ना कि अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फिजिकली फिजिकली खुद शरीर के साथ मुंबई, बॉम्बे या मद्रास में है, तब उसकी बात मानते थे ये लोग। अगर वो वहां पर नहीं है तो ये अपना नियम कानून चला देते थे। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल एक ही बार में नहीं आ जाता है ना, कंट्रोल एक ही बार में नहीं आ जाता है। तो ये क्या करते थे कि ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होता था तब उसकी बात मानते थे, अदरवाइज ये नहीं मानते थे। तो जब ये नहीं मानते थे तो ये अपना लॉ पास कर देते थे, और जब ये अपना लॉ पास कर देते थे और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपना लॉ पास करता था, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था। ठीक है, अब ये कॉन्फ्लिक्ट कहां जाएगा, ये कॉन्फ्लिक्ट कहां जाएगा खुद बताओ। अगर मान लो ये गवर्नर जनरल की काउंसिल में चला गया, तो वो तो मतलब वहां तो जज खुद गवर्नर जनरल है, वहां तो जज खुद गवर्नर जनरल है। तो वो क्या करेगा इस पर, वो तो अपने आप को ही सही बताएगा। तो इस चीज को डील करने के लिए और भी काफी सारी चीजों को डील करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाया गया। अब जब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाया गया, तो उसमें एक इशू ये आने लगा कि जो जुरिस्डिक्शन का जो एरिना है, जो जुरिस्डिक्शन का जो पावर है, जुरिस्डिक्शन का जो पावर है, वो किसका ज्यादा रहेगा, गवर्नर जनरल का ज्यादा रहेगा या सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा रहेगा। ये चीज, ये पर्टिकुलर जो ये जो कंट्रोवर्सी है, ये इस लॉ से क्लियर नहीं हुई। उसके बाद एक चीज आप और देखो, कॉमन सेंस से देखो, अगर आपको कहीं का भी करप्शन रोकना है, अगर आपको कहीं का भी करप्शन रोकना है, तो आप घूस लेने से रोकोगे ना अपने एम्प्लॉय को, या वहां पर जो काम कर रहा है उस बंदे को घूस लेने से रोकोगे। तो यही पॉइंट है यहां पर कि उसको ब्राइब लेने से रोक दिया गया, प्राइवेट ट्रेड में एंगेज होने से रोक दिया गया। ठीक है, और तीसरी बात यहां पर क्या बोल दी गई कि भाई हमको रिपोर्टिंग करो। रिपोर्टिंग करने का मतलब क्या कि तुमने कितना सामान बेचा, कितना काम किया, कितना रेवेन्यू आया, ये सब कुछ हमें बताओ।
तो ये तो कोई भी आदमी अगर आप पर कंट्रोल डाल रहा है तो ये सब चीजें तो करेगा ही करेगा। ठीक है। लेकिन अगर अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि अगर मान लीजिए एक एक्ट से सारे काम हो जाएं तो दूसरे एक्ट बनाने की जरूरत क्या है। इसका मतलब यह है कि इस एक्ट से वो सारे काम हुए नहीं। तो एक कोरोलरी हम यहां पर यह निकाल सकते हैं कि यहां तक तो आप समझ गए कि इशू क्या क्या था। इशू ये आ रहा था कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो डिफाइन नहीं था। बॉम्बे और मद्रास को क्लियरली कंट्रोल में नहीं रखा जा रहा था। ठीक है। उसके पहले हमने क्या देखा कि जो गवर्नर जनरल और जो असिस्ट करने के लिए मेंबर दिए गए थे उनके बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट टसल हुआ करता था। तो यहां पर एक कोरोलरी इन दोनों पॉइंट का हम ये निकाल सकते हैं कि भाई ये लोग फिर भी नहीं मान रहे थे। ठीक है। जस्ट लाइक दे वेर अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल। अब मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि अगर कोई सरकार कानून बना रही है तो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है। अगर हम लोग तुलना करें ब्रिटेन एज अ कंट्री से तो बहुत ही छोटी सी कंट्री है। ब्रिटेन की रानी, ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारे लोग इनको लाइन पे लाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये ठीक हो क्यों नहीं रहे थे? ये सोचो आप। ये सोचो आप, इसका भी आंसर आगे के एक्ट्स में दिया हुआ है। बट आप खुद सोचो, इन इतना लॉ पास करना पड़ रहा है और फिर भी ये आदमी नहीं मान रहे हैं। आप समझ रहे हो, ये कुछ ऐसा ही हो गया, मोदी जी ने लॉ पास कर दिया लेकिन फिर भी जनता नहीं मान रही। गैर कानूनी काम धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? और मतलब आप समझ रहे हो, एक बहुत बड़ी कंट्री है, उसके सामने एक छोटी सी एंटिटी है, उसको वो कंट्री कुछ कर ही नहीं पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है। पूरे तरीके से कंट्रोल कैसे नहीं आ रहा है? तो अब इन सब में क्या था, ये एक्ट जो था एक बहुत बड़ा फैटल फेलियर था। ठीक है। इस एक्ट को हम लोग एक फैटल फेलियर कह सकते हैं। अब यहां पर जो ड्रॉबैक्स थे, इसके जो ड्रॉबैक्स थे उसको ठीक करने के लिए एक और नया एक्ट लेकर के आया गया जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब देखो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये सब बहुत ही टेक्निकल चीज है, ये आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। और पिट्स इंडिया एक्ट आया कब आया? 1784 में आया। लेकिन अंदर के पॉइंट्स रटने नहीं पड़ेंगे। क्यों नहीं रटना पड़ेगा? तो यहां पर एक सिंपल सी बात है। देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में यह बताया था कि ये जो लोग हैं, ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो काउंसिल हैं, जो काउंसलर्स, जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं, ये कहां से आए थे? एग्जीक्यूटिव काउंसलर भाई साहब आए थे ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने इनको सेलेक्ट करके, इनको नॉमिनेट करके इनको भेजा था कि ये लोग जाएंगे गवर्नर जनरल, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, उनको असिस्ट करेंगे। ठीक है। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि इन होता क्या था, ये गवर्नर जनरल को कुछ नहीं समझते थे और गवर्नर जनरल इनको नहीं समझते थे कुछ। इसका रीजन ये था कि गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बोलते थे और ब्रिट ये जो आए थे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट की तरफ से बोलते थे। और उधर क्या था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। किसमें किसमें, ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में करीब करीब आधा घंटा लेकर के इसको समझाया है कि कैसे कैसे वो टसल था, वो क्यों था। ठीक है। तो होता क्या था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हैं उनमें टसल होता था। अब टसल होने की वजह से क्या होता था, कोई काम ही नहीं हो पाता था। क्यों काम नहीं हो पाता था? क्योंकि गवर्नर जनरल कुछ बोलता था, ये लोग कुछ बोल देते थे और ये दोनों आपस में एक दूसरे को रोक देते थे। तो कंपनी की जो फंक्शनिंग थी वही हैम्पर कर रही थी। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने इसका भी एक सोल्यूशन निकाला। इसका सोल्यूशन क्या निकाला कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, बीईआईसी, उसको ही दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है। उसको ही दो भागों में बांट दिया गया। एक को बोला गया कि भाई तू कमर्शियल एस्पेक्ट देख और एक को बोला गया कि भाई तू पॉलिटिकल एस्पेक्ट देख। मतलब एक पॉलिटिकल और एक कमर्शियल। जो कमर्शियल देख रहा था, ठीक है, जो कमर्शियल देख रहा था उसको, जो पार्ट कमर्शियल देख रहा था उसको कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और जो पार्ट पॉलिटिकल देख रहा था उसको कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है। और ऐसा बोल दिया गया, अब क्योंकि टसल यहां पर भी हो सकता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, तो इसको रोकने के लिए वहां पर एक क्लॉज जोड़ दिया गया। उस क्लॉज में यह बोला गया टसल ताकि रुके, ताकि पिछले एक्ट की तरह फिर से इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए और कुछ बात ही आगे ना बढ़ा, उसको बस रोकने के लिए एक क्लॉज जोड़ दिया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, वो सुपरसीड करेगा किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। बस इतनी सी कहानी है पिट्स इंडिया एक्ट की। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर यही लिखा हुआ है कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन में इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डिस्टिंग्विश कर दिया गया।
डिफरेंशिएट कर दिया गया, डिफरेंशिएटर लगा दिया गया फंक्शनैलिटी के बेसिस पर। उसके बाद क्या था, यहां पर वही चीज लिखा हुआ है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्ट क्या मैनेज करेगा, कमर्शियल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या मैनेज करेगा, पॉलिटिकल। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, किसी भी एक देश को चलाने के लिए क्या उसकी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है वो, और उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। पाकिस्तान पाकिस्तान में क्या हुआ है, आज तक पाकिस्तान में एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बना है जिसने फुल 5 साल तक काम किया हो। हर बार मिलिट्री को मिलिट्री को मिलिट्री को मिलिट्री को। तो इससे क्या होता है कि कोई इकोनॉमिक पॉलिसी ढंग से चल नहीं पाती है। ठीक है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी ढंग से नहीं चल पाती, और जब इकोनॉमिक पॉलिसी ढंग से नहीं चल पाती है, लोगों का गुस्सा फूटता है। लोगों का गुस्सा निकलेगा कहां, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में ही तो निकलेगा, वोट नहीं देंगे। अगर लोगों को गुस्सा निकालना है किसी स्टेट पर, तो वो क्या करेंगे, अपने वोटिंग राइट के थ्रू ही तो निकालेंगे। तो होता क्या है कि जो इकोनॉमी है और पॉलिटी है, वो दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है। और इस कंपनी में क्या हुआ कि पॉलिटी और इकोनॉमी को अलग कर दिया गया, कि पॉलिटी तुम देखो, इकोनॉमी तुम देखो। इसी चीज को कहा गया है सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। और दूसरा क्या मैंने आपको बताया था कि टसल को रोकने के लिए यहां पर इसको सुपरसीड करने का पावर दे दिया गया। तो जो सुपरवाइज और सुपरसीड करने का पावर है वो यहां पे लिखा हुआ है। आई होप ये चीजें यहां तक क्लियर हुई होगी। उसके बाद होता क्या है कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, कि ये बस स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन पर डील करता था। स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन पर ये सारी चीजें डील होती थी, और ऐसा माना जाता था कि अगर कंपनी का स्ट्रक्चर सुधर गया तो फिर सारी चीजें सुधर गई। बट ऐसा था नहीं, ऐसा हुआ भी नहीं। इसीलिए फिर 1793 में एक और एक्ट पास कर दिया गया। इस एक्ट का नाम था चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, अब देखो एक चीज आपने नोटिस करी होगी, नोटिस आपने ये किया होगा कि इसका नाम चार्टर है, और पहले जो एक्ट हमने पढ़ा उसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट है। ठीक है, इसका नाम क्या है, चार्टर है, और उसका नाम क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट था। तो रेगुलेटिंग का क्या मतलब होता था, रेगुलेट करना। और चार्टर का क्या मतलब होता है, हमने चार्टर कभी सुना है क्या पहले? तो हमने पिछले वीडियो में चार्टर सुना था, जब हमने ये देखा था कि जो ब्रिटेन की रानी है, उन्होंने चार्टर साइन कर दिया था 1600 में, किसके लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और बोला था कि जाकर के भारत में ट्रेड करके आ जाओ। ठीक है, तो चार्टर का क्या मतलब होता है, चार्टर का मतलब होता है एक कोडिफाइड, लिखित रूल एंड लॉ, रूल एंड लॉ। तो इसका मतलब यह हो रहा है कि पहले जो पैसिवली गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन की पार्लियामेंट कंपनी को रेगुलेट करना चाहती थी, अब वो रेगुलेशन से हट करके कहां पर आ गई है, थोड़ी सी मतलब कमांडिंग पोजीशन पर आ गई है। और वो कह रही है एक स्ट्रेंथन मोड में, वो ये चीज कहती है कि भाई अब हम तुमको रेगुलेट नहीं करेंगे, अब हम तुमको क्या करेंगे, कमांड करेंगे। ठीक है, और हम जितनी भी दिक्कत, जितनी भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, उन सबको एक कमांड के फॉर्म में हम लोग डील लेके जाएंगे। तो कमांड के फॉर्म में कैसे लेकर के जाएंगे, देखो पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर। पहला पॉइंट है, ध्यान से देखना, पीछे की सारी चीजें रिलेटेड है, इसलिए पीछे का रिवीजन करवाया। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल। पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा था, पिछले स्लाइड में देखा था कि भाई, या कल भी हमने देखा था कि इनकी आपस में नहीं बन रही है। इनकी आपस में क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि ये जो चार लोग आए हैं ना, इनकी पावर और गवर्नर जनरल की पावर ऑलमोस्ट बराबर है। क्यों, क्योंकि गवर्नर जनरल को ब्रिटेन की पार्लियामेंट को कंट्रोल करना था। बट ये पता चल गया कि अब अगर हम लोग गवर्नर जनरल को कंट्रोल करेंगे तो काम ही नहीं हो पाएगा, काम होने भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को एक ओवर राइडिंग पावर दे दिया गया, एक ओवर राइडिंग पावर दे दिया गया काउंसिल के रेस्पेक्ट में, कि अब भाई तुम सीनियर हो, अगर तुम चाहोगे तो चीजें चल जाएगी, अब तुमको काम करने से कोई रोक नहीं सकता है। और ये क्या हुआ, ये सारे सारे गवर्नर जनरल, इसके बाद आने वाले सारे गवर्नर जनरल्स के पास ये ये वाला पावर था। ठीक है, और इसके पहले क्या था कि मैंने जब रेगुलेटिंग एक्ट आपको बताया था ये वाला, तो मैंने आपको यहां पर बताया था कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता था, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों अराइज होता था, क्योंकि भाई जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्रेजेंट है बॉम्बे या मद्रास में, तभी
उसके हिसाब से कानून, उसके हिसाब से नियम, या तब वो कंट्रोल कर सकता है, या बेसिकली अब सबऑर्डिनेट करवा सकता है बॉम्बे एंड मद्रास से। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो नहीं करवा सकता है। तो इस चीज को ठीक करने के लिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर अराइज, जो ये जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर दिख रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट को सही करने के लिए गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर दी गई, मोर पावर टू कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, बॉम्बे एंड मद्रास। अब देखो, अब एक चीज आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, हिस्ट्री में ये पढ़ा होगा आपने, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हिस्ट्री जा करके पढ़ के आओ, बट एक बेसिक आपने सुना होगा कुछ, एंग्लो मद्रास वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, ये सब वॉर्स के बारे में आपने सुना होगा। इसको बहुत ही डिटेल में नहीं पढ़ना, बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो डेक्कन के जो वॉर हो रहे थे ना, इनका टाइम पीरियड वही था। वही मतलब क्या, 1780s, 90s एंड 1800। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें हुआ करती थी, इसमें ये सारी चीजें हो रही थी। अब होता क्या था, इनके पास पैसा था नहीं तब। ठीक है, क्योंकि प्लासी जीते हुए, बक्सर जीते हुए बहुत कम टाइम हुआ था, और पहले करीब करीब आप मान के चलो 150-200 ऐसे रिवोल्ट हो चुके थे जिनको दबाने में इनकी हालत खराब हो गई थी, 1800 के पहले ही पहले। तो ऐसी अंग्रेजों के खिलाफ इतने ज्यादा रिवोल्ट हुए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, बट वो जीतते चले गए। क्यों? क्योंकि अंदर के लोग गद्दार थे, अंदर के लोग गद्दार थे। तो उसमें से होता क्या है कि अब यहां पर ये जो 1780, 1790, 1800, इन सब में क्या होता है, इनको पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और इसी में इन्होंने क्या किया करके रखा होता है, गोरखपुर, ठीक है, बस्तर, बहरीच, इन सब जगह में इन्होंने एक सिस्टम अपनाया होता है, एक सिस्टम डेवलप किया होता है जिसका नाम होता है इजारादार। ठीक है, ये आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, आराम से पढ़ लेना। और इसको जो इंप्लीमेंट करने वाला आदमी होता है, उसका नाम होता है मेजर एलेक्जेंडर हेने। ठीक है, अब ये बंदा क्या करता है, ये बहुत बुरी तरीके से बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, बहरीच डिस्ट्रिक्ट में जाता है और बहुत बुरे तरीके से किसानों से टैक्स वसूलता है। इसके वजह से क्या होता है, वहां पर विद्रोह हो जाता है। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, वहां पर विद्रोह हो जाता है। अब उसको दबाने के लिए फिर टैक्स कम करना पड़ता है, और मेजर अलेक्जेंडर हेने को वहां से हटाना पड़ता है। ठीक है, तो अब बेसिकली देखो यहां पर क्या होता है कि अब यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि इंग्लिश की जो, ब्रिटेन की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पैसा है वो खत्म हो रहा है, और ये पार्लियामेंट से ले नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अगर फिर से पार्लियामेंट के पास गए अपना लॉस दिखाते हुए, तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट बोलेगी कि भाई अब छोड़ो तुम, और कंपनी की कमान हमारे हाथ में दे दो। तो अभी ये वहां पर भी नहीं जा सकते, क्योंकि 1773 में गए थे और बदले में इनको रेगुलेटिंग एक्ट मिल गया, और उसी रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अब इनके पास चार्टर एक्ट है। ठीक है, अब चार्टर एक्ट के बाद जब ऐसा ना हो जाए कहीं ये मांगने के लिए गए और सीधा चार्टर एक्ट हट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाए, और ग्रेजुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में, सन 57 की क्रांति के बाद वो आया। बट ये अभी चाहते थे ऐसा ना हो, इसलिए ये क्या करने लगे, हर जगह से पैसा इकट्ठा करने लगे, हर जगह से पैसा इकट्ठा करने लगे। और जब ये हर जगह से पैसा इकट्ठा करने लगे ना, अभी इस वाले पॉइंट को छोड़ो, इस वाले पॉइंट को आप छोड़ो अभी, और नीचे आओ, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इट लेड डाउन that the members of board of control and their staff henceforth to be paid out of the Indian revenues। मतलब जितने अंग्रेज भारत में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर काम कर रहे हो, उन सब का पैसा कहां से आएगा, तो भारत से जो आप टैक्स वसूल करते हो वहीं से आपकी सैलरी बनाई जाएगी। क्लियर है? ये क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे, इस टाइम पे पैसे नहीं थे उनके पास। ठीक है, तो ये ऐसा यहां पर कर दिया गया। उसके बाद होता क्या है कि कंपनी पर बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा था कि जो कंपनी थी ना उसके ऊपर बहुत ही कंट्रोल किया जा रहा था। तो आपने देखा सुना होगा कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, जो कि अपने गांधी जी के साथ भी किया गया, अपने मतलब जवाहरलाल नेहरू लोगों के साथ, मतलब मॉडरेट लोगों के साथ भी किया गया। ब्रिटिशर्स ऐसे करते थे। कांग्रेस की स्थापना अपने आप में एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का, जो 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा जो स्थापना की गई थी कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो उसको भी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का ही पार्ट मानते हैं। तो ऐसा नहीं था कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो थी वो बस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग या अंग्रेज अपने साथ कर रहे थे, वो अपने में भी कर रहे थे। अपने में भी करने का क्या मतलब है, वो एक तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट बहुत ज्यादा दबाव डाल रही थी, तो एक तरफ से उनकी मोनोपोली को बढ़ा रही थी। मोनोपोली हमने पिछले वीडियो में देखा है कि सन 1600 में जो उनको चार्टर मिला,
सन 1600 में जो उनको चार्टर मिला, उस चार्टर में इस मोनोपोली की बात की गई थी। मोनोपोली का मतलब कि अंग्रेज ब्रिटेन से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई दूसरी कंपनी आएगी ही नहीं ट्रेड करने के लिए। तो जितना मुनाफा होगा वो किसका होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अगर ऐसा कह दिया जाए कि यहां पर इंडिया में लोहा बस और बस टाटा ही भेजेगी बेचेगी और कोई बेचेगा ही नहीं, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका होगा? टाटा का। सारे सिम बंद कर दो, वोडाफोन, एयरटेल, सब सब बंद कर दो, बस एक ही सिम बिकवाओ, जियो। किसका फायदा होगा? खुद सोचना। तो उसी तरीके से क्या होता था कि इसकी मोनोपोली, इनको खुश करने के लिए इनकी मोनोपोली बढ़ा दी गई। अगले पॉइंट में यहां पर होता क्या था, बेसिकली प्रॉब्लम क्या आने लगी कि जो मिलिट्री का हेड होता था, ठीक है, अब देखो, स्पिट्स इंडिया एक्ट में हमने क्या देखा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, वो अलग अलग है। हमने ये देख रखा है। और मैंने तुम लोग को ये भी बताया अभी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो मिलिट्री, पॉलिटिकल अफेयर, ये सब देखेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल कमर्शियल एस्पेक्ट को देखेगा, ठीक है। लेकिन जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है, ठीक है, गवर्नर जनरल के काउंसिल में क्या होता था, गवर्नर जनरल के काउंसिल में क्या होता था कि जो कमांडर इन चीफ अलग से बैठता था। और जब कमांडर इन चीफ अलग से बैठता था ना, तो गवर्नर जनरल की पावर ज्यादा होगी या कमांडर इन चीफ की पावर ज्यादा होगी, ये बात पता करने में ही वहां पर एक बेसिकली एक क्लैश होता था। इस क्लैश को बाद में हटा दिया गया ऐसा करके कि जो गवर्नर जनरल बनेगा वही कमांडर इन चीफ भी होगा। इस क्लैश को बाद में हटा दिया गया, बट फिलहाल के लिए ये क्लैश तब हुआ करता था। तो इसीलिए ये पॉइंट इसीलिए दिया गया है कि जब तक गवर्नर जनरल खुद अपॉइंट ना करे उसको, तो कमांडर इन चीफ वहां पे बैठेगा ही नहीं। कमांडर इन चीफ मतलब आर्मी वाला, ठीक है। तो ये जो पूरा है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, वो इस तरीके से खत्म होता है। अब ये बेसिकली अगर हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करें तो चार्टर एक्ट ऑफ 1893 में है क्या। तो पहला ये है भाई कि जो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उसके पास, या फिर जो गवर्नर जनरल है उसके पास क्या हो गया है, एक ओवरराइडिंग पावर आ गई है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इनके पास ज्यादा पावर दी गई है ताकि वह कंट्रोल कर सके किसको, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को। उसके बाद क्या किया गया, मोनोपोली को एक की एक्सटेंशन करने की बात करी गई है। उसके बाद क्या किया गया है, कमांडर इन चीफ तब तक नहीं आ सकता जब तक उसको अपॉइंट नहीं किया जाए। और क्या होगा, पैसे की कमी होने की वजह से क्या होता है कि इंडियन रेवेन्यू से ही सैलरी वैलरी ये सब दी जाएगी किसको, जो इंडिया में आकर के काम कर रहे हैं। क्लियर है। अब इसी तरीके से होता क्या है, अब तो ये सारे इम्पैक्ट्स, इफेक्ट्स, इवेंट्स ये सब चल ही रहे थे। अब अंग्रेजों के सामने एक और समस्या आ गई, ठीक है। समस्या क्या आई, देखो समस्या क्या आई। होता क्या है कि अभी तो खुश करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह बोल दिया गया कि भाई तुम्हारी मोनोपोली है, तुम्हारी मोनोपोली है, तुम जब तक चाहो तब तक व्यापार करो, पैसा कमाओ, पैसा कमा करके हमें दो। अब ये बोलने का कारण क्या था, क्योंकि उस कंपनी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्वीन का शेयर लगा हुआ था, पैसा लगा हुआ था। तो अगर कोई कंपनी आती, इस कंपनी का रेवेन्यू जाता, तो अल्टीमेटली पैसा ब्रिटेन की रानी को कम मिलता। तो परमिशन क्यों दे? क्लियर है। वो परमिशन क्यों दे, ये जो क्रोनोलॉजी है ये कल के वीडियो में समझाया हुआ है, ठीक है। तो वो पैसा नहीं, वो परमिशन नहीं दे रही थी। अब होता क्या है, मोनोपोली कर दिया, मस्त चल रहा था सब कुछ। तो बीच में एक बहुत ही महान शासक नेपोलियन, ठीक है, फ्रांस में नेपोलियन का राइज होता है। अब नेपोलियन क्या करता है, देखो नेपोलियन क्या करता है, अंग्रेजों के खिलाफ होता है और एक एक फतवा जारी करता है। बेसिकली उस फतवा फतवा एक लूज टर्म है, एक्चुअली उसका नाम था मिलान डिक्री। मिलान डिक्री। अब ये मिलान डिक्री क्या करता है, मिलान डिक्री कॉन्टिनेंटल सिस्टम बनाता है। अब कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या होता है, कॉन्टिनेंटल सिस्टम बनाता है। तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या होता है, तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम वैसा सिस्टम होता है जो यूरोप की कॉन्टिनेंट में ब्रिटेन से ट्रेड करने के लिए मना करता है बाकी देशों को, ठीक है। उस समय नेपोलियन का वर्चस्व था, नेपोलियन ने आजू बाजू के राजा को हरा के रखा हुआ था। तो नेपोलियन के अगेंस्ट जाने का कोई सोच नहीं सकता था, क्योंकि नेपोलियन अपने पीक पे था उस टाइम पे, ठीक है। तो उसने एक मिलान डिक्री बना दी जिससे ये हो गया कि जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं वो ब्रिटेन के साथ ट्रेड ही नहीं करेगी। अब बताओ, ब्रिटेन के साथ जब ट्रेड नहीं होगा तो ब्रिटेन पैसा कमाएगा कैसे, इसकी अर्निंग पे तो चोट लग गई ना। तो अब ब्रिटेन को, अब क्योंकि लोगों ने एक्चुअली नेपोलियन के डर से उससे ट्रेड करना बंद कर दिया था, ब्रिटेन से। तो अब बताओ पैसा आएगा कहां से,
ब्रिटेन के पास पैसा तो चाहिए, अगर पैसा का फ्लो रुका तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अगर हो जाता तो अच्छा होता, क्योंकि फिर देश आजाद हो जाता अपना, बट उनके लिए ये चीज खराब होती। तो अब ये पैसा आएगा कहां से? तो ठीक है, नेपोलियन के डर से वो लोग मना करेंगे ना जो ब्रिटेन के गुलाम नहीं है। जो ब्रिटेन के गुलाम है, क्या वो नेपोलियन के डर से ट्रेड करने के लिए मना करेंगे? वो नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें पूरे तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हक है। अब नेपोलियन बोले भाई इंडिया तू ट्रेड मत कर, तो इंडिया की उस समय औकात ही नहीं थी कि वो ब्रिटिश के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिश ही उस पर रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि इंडिया ब्रिटेन से ट्रेड ना करे, या ड्रेन ऑफ वेल्थ ना हो, या ड्रेन ऑफ रॉ मटेरियल ना हो। तो इसके लिए अंग्रेजों ने एक जुगाड़ लगाया। जुगाड़ क्या लगाया? कि भाई ठीक है, तुम मेरा ट्रेड बंद कर दो, तुम मेरा ट्रेड बंद कर दो, हम टैक्स से पैसा कमा लेंगे। ये वही टाइम है 1800 वाला, 1804 में ये चीज हुई थी, 1804 में ये हुआ था। और ये 1800, 1790, 1780 में तो पैसा ऐसा भी नहीं था उनके पास। और उसके बाद क्या होता है, ये मिलान डिक्री के बाद और पैसा कम होने लगा। तो कम होने के बाद क्या हुआ, वो ब्रिटेन कहते हैं भाई हम टैक्स से निकाल देंगे। अब जब उन्होंने टैक्स वसूल करना चालू किया, तो 100 150 और रिवोल्ट हो गए। ठीक है, अब उसको दबाना पड़ा। तो एक टाइम के बाद ब्रिटिशर्स को यह पता चला कि हम लोग बस लूट खसोट करके, आप लोगों ने लगान मूवी देखी होगी, तो उस तरीके से हम लोग टैक्स से अपनी इनकम जनरेट नहीं कर सकते हैं, एक लेवल के बाद कर ही नहीं सकते हैं। ये ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया, क्योंकि लोग रिवोल्ट कर किए जा रहे हैं। हमें पता नहीं होता, हमने पढ़ा है 1857 की क्रांति, झांसी की रानी, ये पढ़ा है। बट ऐसी कई 300 400 झांसी की रानियां शहीद हुई हैं, ऐसे 300 400 तात्या टोपे शहीद हुए हैं। ठीक है, तब जाकर के 1857 की क्रांति ने हिला के रख दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर थक चुके थे, पैसा था नहीं उनके पास। ये ऐसा नहीं था कि उठ करके मंगल पांडे ने कर दिया और इन इन लोगों ने मिल करके कर दिया तो अंग्रेज हिल गए, पहले से ही वो हिले हुए थे। अचानक कुछ भी नहीं हुआ, ये चीजें पहले से चल रही थी। सबसे पहला जो सिविल रिवोल्ट हुआ था 1773 में, सन्यासी रिवोल्ट हुआ था, और वो चला था 1800 तक। और रिवोल्ट्स चलते रहे हैं इनकी इन सब हरकतों की वजह से। तो टैक्स से इनको पता चल गया कि ऐसा है नहीं, टैक्स से हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तब इन्होंने क्या सोचा कि ठीक है, टैक्स से तो हम लोग कर नहीं सकते, तो क्या करते हैं, ट्रेड ही बढ़ा देते हैं। अब ट्रेड कैसे बढ़ाएं? एक कंपनी की तो मोनोपोली है। इसका मतलब यह है कि अगर मोनोपोली खत्म कर दें, एक कंपनी को हम लोग अगर खत्म कर दें, अगर एक कंपनी के जगह पर अगर हम लोग 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी, 5 कंपनी भेजें, तो उस कंपनियों के प्रॉफिट से हम भी पैसा कमा सकते हैं। इन्होंने वही किया। और ये वाला जो एक्ट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में, उन्होंने चुपचाप मोनोपोली एबॉलिश कर दी, जो पिछले बार उन्होंने दिया था। ठीक है, लेकिन ये पार्शियल पॉइंट है, पूरा पॉइंट ये है कि जो ट्रेड और टी, चाय, सॉरी चाय, अब जो कंपनी की मोनोपोली थी चाय में, मतलब ट्रेड इन टी, चाइना के साथ वो रिटेन रही। मतलब चाइना के साथ अगर चाय बेचना है तो ब्रिटेन की कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेच सकती है, अदरवाइज बहुत सारी कंपनी यहां पर आ चुकी थी। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरी चीजें ये, दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि यहां पर अब क्या हो रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, पूरे तरीके से इसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही थी। बट कंट्रोल ढंग से हो नहीं पा रहा था। ठीक है, कंट्रोल ढंग से हो नहीं पा रहा था। तो अब क्या किया गया, इनको यह बोल दिया गया कि तुमसे चीजें संभल नहीं रही है, छोटे छोटे रिवोल्ट हो रहे हैं, पैसा तुम कमा नहीं पा रहे हो। तो अगर तुम्हारे पास जो जमीन है, ठीक है, जो भी जमीनें हैं तुम्हारे पास, वो अब तुम्हारी जमीन नहीं रहेगी, वो अब हमारी जमीन रहेगी, और हमारे बिहाफ पर तुम उसमें रूल करोगे। जैसे मान के चलो, इनके पास सुतनौती नाम का एक जगह था कलकत्ता में। ठीक है, अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ये कह रही है कि सुतनौती तुम्हारा नहीं है, सुतनौती ब्रिटेन का है, कलकत्ता तुम्हारा नहीं है। कलकत्ता किसका है? कलकत्ता ब्रिटेन का है। तो इसमें से जो टैक्स आएगा, जो तुमको फीस चाहिए इसको संभालने की, वो तुम रखो, डिविडेंड तुम रखो, बाकी पूरा पैसा हम रखेंगे। ठीक है, और ये करने के बाद, क्योंकि पैसा था नहीं तब, इसीलिए यहां पर सोवरेंटी डाल दी गई कंपनी की टेरिटरी में। ठीक है, इसमें कोई डाउट अब तक नहीं होना चाहिए। अब देखो एक चीज यहां पर और हो रही थी, ये टाइम है तुम्हारा 1813 का, 1813 के आसपास का ये टाइम है। होता क्या था, देखो बेसिकली क्या हो रहा था,
कि जब सोवरेंटी असर्ट की गई, जब सोवरेंटी असर्ट की गई, कहां पर असर्ट की गई? ब्रिटिश क्राउन पर। तो ये बोल दिया गया, ये बोला गया कि भाई अब इस कंपनी, ये जो जमीन है, इसका मालिक कौन होगा? पार्लियामेंट। कहाँ का पार्लियामेंट? ब्रिटेन का। अब जब ब्रिटेन की पार्लियामेंट पूरे तरीके से इंडिया में इंटरेस्ट ले रही है, तो कुछ ना कुछ तो वो उसका अपना भी फंक्शन होगा ना भाई। अब जैसे मान लो कि कोई सरकार चल रही है तुम्हारी, कोई मान के चलो कि कोई सरकार चल रही है, कोई गवर्नमेंट चला रहा है, कोई बंदा गवर्नमेंट चला रहा है। जब सरकार चल रही है तो सरकार की अपनी मशीनरी भी तो होगी। मशीनरी मतलब कि कागज का काम करने के लिए कोई और होगा उस सरकार, मतलब मशीनरी का सिंपल सा मतलब है कि एक सेटअप होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो लेखा जोखा रखेगा। अब जो होता नहीं है बेसिक ऑफिस का काम, ऑफिस का काम, अब ऑफिस का काम करने वाला भी तो कोई चाहिए, कोई आदमी ही तो आएगा। ऑफिस का काम करने के लिए किसी को हायर ही तो करोगे। तो हायर किसको करोगे? अब ब्रिटेन से तुम बुलाओगे तो बहुत खर्चा बैठेगा। ठीक है, ब्रिटेन से बुलाओगे तो क्या करते थे ये लोग इंडियंस को हायर करते थे। अब इंडियंस को हायर करके बहुत बड़ी पोजीशन नहीं देते थे, क्लर्क की पोजीशन देते थे, छोटे मोटे कामों की, मतलब एकदम मेनियल वर्कर्स, मेनियल काम देते थे उनको। अब जब किसी को तुम क्लर्क बना रहे हो, जैसे राजा राम मोहन रॉय भी क्लर्क ही थे। ठीक है, तो अब किसी को तुम क्लर्क बना रहे हो, किसी से तुम मेनियल काम करवा रहे हो, और जब तुम मेनियल काम करवा रहे हो, तुम क्लर्क बना रहे हो, तो तुम उसको अपने डिसिप्लिन में ढालोगे। मतलब तुम अपने जैसा बनाओगे ना। अब जैसे इंडियंस जो होंगे वो हिंदी सीखेंगे, वो हिंदी बोलेंगे। बहुत ज्यादा से ज्यादा तो जो महाराष्ट्र का होगा मराठी बोलेगा, जो मद्रास का होगा मद्रासी बोलेगा, जो पंजाब का होगा पंजाबी बोलेगा। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना। तो क्या पंजाबी बोलने वाला, मद्रासी बोलने वाला, अवधी बोलने वाला, बंगाली बोलने वाला, अब क्या वो अंग्रेजों का काम उस हिसाब से कर सकता है जिस हिसाब से अंग्रेज करवाना चाहे? वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी शिक्षा दीक्षा अलग तरीके से हुई है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? अगर हमें उसको मतलब एक इंडियन को अंग्रेज के जैसा काम करवाना होगा, तो हमें उसको अंग्रेज के जैसा ढालना पड़ेगा। अब कोई आदमी शरीर से तो पैदा हो गया वो हिंदुस्तानी, बट मन से, बुद्धि से वो अंग्रेज कब बनेगा? जब उसकी एजुकेशन अंग्रेजी में होगी। जब उसकी एजुकेशन अंग्रेजी में होगी। और कल का वीडियो याद करो, मैंने पॉप निकोलस के बारे में बताया था, मैंने बुल के बारे में बताया था, बैल, भैंस, जो भी है, बुल के बारे में बताया था कि बुल दिया था। ये बुल क्यों दिया था? भाई तुम बिजनेस भी करो और क्रिश्चियनिटी भी फैलाओ। अब क्रिश्चियनिटी फैलाने का क्या मतलब है? जितनी क्रिश्चियन कंट्रियां हैं वो सारी अंग्रेजी बोलती है। मतलब अगर तुमको बाइबल पढ़ना है, अगर तुमको क्रिश्चियन में डेवलप, अगर तुम क्रिश्चियनिटी को अपना रहे हो, तो बाइबल पढ़ोगे ना भाई। अब बाइबल लिखी हुई है अंग्रेजी में, तो तुमको इंग्लिश आनी चाहिए। तो बेसिकली क्या होता था, इन्होंने कहां पर चोट करी? हमारे एजुकेशन सिस्टम पर, हमारे कल्चरल सिस्टम पर। तो हुआ क्या? तो हुआ क्या? इन लोगों ने क्रिश्चियन मिशनरी भेजी। इन लोगों ने क्रिश्चियन मिशनरीज भेज दी ताकि लोगों को कन्वर्ट करवाया जा सके। उसके बाद इन्होंने क्या किया? वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड भी करना चालू कर दिया। ठीक है, अब यहां पर उसके बाद पैसे तो कम ही थे इनके पास। ये तो हमने इस वाले पॉइंट में देख ही लिया। हमने इस वाले पॉइंट में भी देखा, और बेसिक हमने इस वाले में भी देखा। ये वाला जो पॉइंट था, यहां पर भी हमने देखा कि इनके पास पैसे नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया कि लोकल गवर्नमेंट को ऑथराइज कर दिया कि भाई टैक्स निकालो लोगों से, और अगर वो टैक्स ना दें तो पीटो उनको। ठीक है, ये जो पूरा जो बेसिकली ये जो चार्टर एक्ट है 1813 का, वो इसी बात को दर्शाता है, वो इस कंडीशन को दर्शाता है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से लिंकेज कर करके ये पॉइंट्स निकाले गए हैं। ये लिंक आपके बुक में नहीं रहता है, ये लिंक आपको कहाँ मिल रहा है? लेक्चर में मिल रहा है। तो इस चीज को आप समझो, समझने के बाद पढ़ो, तब चीजों को आप रट पाओगे, जब चीजों को आप याद कर पाओगे। अदरवाइज ये फैक्चुअल टॉपिक है, क्रैम करना बहुत मुश्किल है इसको। ठीक है, अब हुआ क्या? 1813 का एक्ट आया। अब होता क्या था कि पहले जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी, वो बस रेगुलेट करती थी। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी वो बस रेगुलेट करती थी। अब क्या करने लगी है ब्रिटेन की पार्लियामेंट? अब एकदम एग्रेसिवली, एग्रेसिवली चार्टर एक्ट के द्वारा कमांड करने लग गई है। तो जब वो कमांड करेगी, तो वो ऐसा नहीं करेगी कि थोड़ा सा किया छोड़ दिया, थोड़ा सा किया छोड़ दिया, वो पूरे तरीके से कमांड करने की कोशिश करेगी। वो पूरे तरीके से कमांड करेगी। अब कमांड करेगी तो कैसे करेगी ब्रिटेन की पार्लियामेंट? कैसे करेगी?
जैसा उन्होंने सोचा था, तो उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने सोचा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में डाइल्यूट कर दो। उन्होंने ये सोचा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में क्या करो, डाइल्यूट कर दो। जब ये चीज डाइल्यूट हो जाएगी तो अपने आप इसका रिप्लेसमेंट बन के कौन आएगा? ब्रिटेन की पार्लियामेंट, डायरेक्ट। और उस समय मोनार्क था, तो बेसिकली आप कोई अभी भी है, आप क्वीन कह सकते हो। ठीक है। अब देखो होता क्या है, इसके पिछले वाले स्लाइड में मैंने आपको ये बताया था कि जो गवर्नर जनरल है, जो गवर्नर जनरल है, पिछले वाली स्लाइड में, इस वाले पॉइंट में कहाँ गया? हाँ, यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो कमांडर इन चीफ है, कमांडर इन चीफ मिलिट्री का होता है, वो तब तक नहीं आएगा जब तक गवर्नर जनरल नहीं बनाएगा। तो बेसिकली एक टसल क्रिएट हो रहा था यहाँ पे, इसको सॉल्व कर दिया गया। एक और एक्ट से सॉल्व किया गया था जहां पर दोनों पोजीशन को एक कर दिया गया था। यहां पर भी ये बता दिया गया कि जो गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होगा, उसमें सिविल और मिलिट्री पावर दोनों वेस्टेड होगी। जब सिविल और मिलिट्री पावर इसी के अंदर आ गई तो सर्वे सर्वा यही हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? सर्वे सर्वा यही हो गया। अब ना तो इसके बाद कोई है, ना इसके बाद कोई होगा। जो वॉइस रॉय होगा उसके पास भी इतनी पावर नहीं होगी। तो फिलहाल तो इसके पास दो ही चीज तो होती है, एक मिलिट्री एक सिविल, दोनों तुम्हारे पास ही है। ठीक है। और उसके बाद क्या था कि यहां पर बेसिकली, यहां पर और क्या आ रहा था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो क्या थे? वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और इस एक्ट ने पहली बार क्या किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये अथॉरिटी दे दी थी कि जितना भी टेरिटोरियल पोजीशन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उस पर आपका मालिकाना हक होगा। क्योंकि पूरे तरीके से अब आप एकदम शिकंजा कस रहे हो। और ये जो एक्ट है, यहां पर सेंट्रलाइजेशन चरम सीमा पर था। यहां पर सेंट्रलाइजेशन चरम सीमा पर आ गया था। एक और एक्ट आएगा, वहां पर आप देखोगे कि किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से ये पर्टिकुलर चीज और एक्सट्रीम में हो गई। फिर 1857 की क्रांति हुई तो फिर चीजें डिसेंट्रलाइज होने लगी, लेकिन तब तक सेंट्रलाइजेशन चरम पर था। अब यहां पर जो चार्टर एक्ट है 1833, होता क्या है, इसको हम लोग सेंट हेलिना एक्ट बोलते हैं। अब इसको हम सेंट हेलिना एक्ट क्यों बोलते हैं? तो यहां पर देखो क्या है, एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है सेंट हेलिना, यहाँ पर दिख रहा होगा। तो हुआ क्या था कि बेसिकली जब यूरोप से लोग आते थे, स्पेन से, पोर्चुगल से, इटली से, जब लोग आते थे, फ्रांस से, तो इस रास्ते आते थे, केप ऑफ गुड होप से होते हुए यहाँ पर वो इंडिया पहुंचते थे। तो ये जो से अब होता क्या था, एक बार क्या हुआ कि आ रहे थे लोग, लोग थक गए, कुछ हुआ, वो सेंट हेलेना पे रुक गए। अब उन्होंने सेंट हेलेना आइलैंड, ये आइलैंड का नाम है, इसको डिस्कवर कर लिया। अब इसको जब डिस्कवर किया तो इस पर भी कब्जा कर लिया और इस पर भी लूटपाट मचाने लगे। अब ये आइलैंड, सारे लोग चाहते थे कि इस आइलैंड पर उनका हक हो। तो यहां पर कई लड़ाइयां भी लड़ी गई। एक बार ब्रिटेन और डच के बीच, सॉरी, फ्रांस और डच के बीच में लड़ी गई, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लड़ी गई। अल्टीमेटली ये लड़ाई ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लड़ी गई, जिसमें ब्रिटेन जीत गया। तो उसके बाद से इसको ब्रिटेन ने कब्जा करके, मतलब इस पर कब्जा बना के रखा। लेकिन इस एक्ट से क्या हुआ, क्योंकि पूरे तरीके से कंपनी को अपने कब्जे में लेना था, तो यहां पर जो कंपनी का मालिकाना हक था वो भी कंपनी से छीन लिया गया। वो भी कहां चला गया? ब्रिटेन की पार्लियामेंट के पास। इसीलिए इस एक्ट को हम लोग सेंट हेलिना एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो प्रॉब्लम्स पहले आ रही थी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल मद्रास और उन सबके बीच में, उसको खत्म करना था। उसको पूरे तरीके से खत्म करना था, तभी कंट्रोल और सेंट्रलाइजेशन हो पाएगा। तो उसको खत्म कैसे किया गया? पूरे तरीके से, पूरे तरीके से लेजिस्लेटिव पावर को हटा दिया गया। किसका किसका? गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास का। मैंने आपको कल बताया था कि जो सबॉर्डिनेशन चालू हुआ था उसमें एग्जीक्यूटिव पावर इंटैक्ट था, बट लेजिस्लेटिव पावर पर चोट पहुंचाई गई थी। सेम यहां पर हो रहा है। ठीक है ना? ये सारी चीजें सेम हो रही है। और दूसरी चीज यहां पर क्या हो रही है कि पहले जो होता था ना उसको रेगुलेशन बोलते थे, लेकिन अब जो यहां से चालू होने लगा था वो एक्ट कहलाने लगा था, क्योंकि ये चार्टर एक्ट, चार्टर से निकल करके आया था। ठीक है। और अब होता क्या था बेसिकली कि पहले जो कमर्शियल बॉडी होती थी,
ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो कमर्शियल बॉडी नहीं रही थी, वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई थी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और कमर्शियल बॉडी में अंतर क्या है? देखो, कमर्शियल बॉडी क्या होगी? वो चुपचाप जा करके व्यापार करेगी, वो उसके ऊपर है, वो कितना बेचे, कितना खरीदे, कितना प्रॉफिट करे, कितना नहीं, ये सब उसके ऊपर है। बट यहां से क्या होने लगा था? अब डिक्टेशन चालू हो गया था, डिक्टेटरशिप चालू हो गई थी। किसकी? ब्रिटेन की पार्लियामेंट की। वो कहती थी तुम इससे ट्रेड करो, वो कहती थी तुम इससे मत करो, वो कहती थी तुम अगर ये कर रहे हो तो इतना टैक्स मुझे दे दो, तुम वो कहती थी तुम इतना रखो, इतना वो करो, वो ये वो बहुत सारा कर्बिंग उनके ऊपर हो गया था। तो बस जो कमर्शियल पावर थी ना उसके पास ट्रेड करने की, वो रिड्यूस हो गई थी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में। मतलब कि ट्रेड का डायरेक्शन कोई और देता था, इंप्लीमेंट ये करते थे। मतलब कागजी कार्रवाई, जो कागज का ये सब लेन देन होता है, लेखा जोखा, बस अब ये वो करते थे। जो पहले जो इनके पास जो सहूलियत थी अब वो नहीं रही थी। इसीलिए इसीलिए यहाँ इस पर्टिकुलर चीज में, इसीलिए जो भी कंपनी की टेरिटरीज जो हेल्ड हुई थी यहाँ पर, उसको अब कहा गया कि इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी हिज हायर्स एंड सक्सेसर। मतलब कि राजा की है वो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी टेरिटरी है अब वो उनकी नहीं रही, अब वो किसकी रही? राजा की रही, उनके सक्सेसर्स की रही। ठीक है। अब देखो होता क्या है, मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि अगर आपको याद होगा तो, कि भाई जो पार्लियामेंट है ना ब्रिटेन की, वो बहुत बड़ी चीज है वो। ठीक है, वो ऐसा कहा जाता था कि अंग्रेजों के साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ये वो शासन, मतलब वो देश था वो। तो उस इतना बड़ा देश था, वो इतना रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, इतना कॉम्प्लिकेशन वो कर रहा था। वो सीधे सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म क्यों नहीं कर दे रहा था? ठीक है, पहले 1773 वाले एक्ट में मैंने ये बताया ना कि भाई करप्शन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये लोग बाज नहीं आ रहे, सुधर नहीं रहे, तो इनको हटा ही क्यों नहीं दे रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्टली डिसॉल्व ही कर दो, कोई नई कंपनी बना दो। ये कंपनी डिसॉल्व क्यों नहीं हो रही है? ये मैंने आपको सोचने के लिए बोला था कि ये करप्शन रुक क्यों नहीं रहा है। देखो होता क्या था, ध्यान से समझना इस चीज को। होता क्या था बेसिकली कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। अब पार्लियामेंट में लॉ कौन बनाएगा? एमपीस या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विद द हेल्प ऑफ किंग और क्वीन, यही होगा, और क्या हो सकता है? ठीक है, किंग क्वीन की परमिशन या सैंक्शन लगेगा वहां पे। अब उसके बाद ये तो इसने लॉ बना दिया, इसने रूल बना दिया कि कोई घूस नहीं लेगा, कोई ट्रेड नहीं करेगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दोनों से ऊपर होगा, बॉम्बे और मद्रास की पावर खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब लोग जो है ब्रिटिश की जो टेरिटरी है उसको किंग क्वीन की टेरिटरी बोलेंगे। ये सब हमने पढ़ा अभी, ये सब सब तो वो बोल रहे हैं, ये लॉ पास भी कर रहे हैं। ठीक है, जब इन्होंने पास कर दिया तो कॉमन सेंस से बताओ अगला स्टेप क्या होगा? अगर लॉ बन रहे हैं, कोई नियम बनाया जा रहा है, तो उसका पालन करना ही तो अगला स्टेप होगा। ठीक है, मतलब फॉर्मिंग ऑफ लॉ एक स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप क्या होगा? इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, अगर ये इंप्लीमेंटेशन अगर ये इंप्लीमेंटेशन सही से हो गया तो सक्सेसफुल, अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो इम्प्लीमेंटेशन वाली बात है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन वाली बात है, ये कौन करता है इम्प्लीमेंटेशन? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी ही करती है ना। पार्लियामेंट ने रूल बनाया, इंडिया में जो अंग्रेजों की ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्यूरोक्रेसी है, जो कलेक्टर हैं, जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, जो गवर्नर जनरल है, जो बाकी जो छोटे मोटे लोग हैं यहाँ के, जो बाकी सारे लोग हैं, वही करेगा, वही पार्लियामेंट की बात को यहाँ पर इंप्लीमेंट करवाएगा। ठीक है, और पहले मैंने आपको बताया कि कंपनी जब गरीब हो रही थी और कंपनी के लोग अमीर हो रहे थे, तो कंपनी और पार्लियामेंट के बीच में लड़ाई हो गई थी कि भाई तुम कैसे कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि ये जो पार्लियामेंट है, और अभी हम लोग इस कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि उसका पावर तुम कम कर रहे हो, इसका मतलब तुम कंपनी के लोगों को कंट्रोल करने की बात कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के आंखों में खटक रही थी, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था। ठीक है, इसका मतलब यह भी है कि अगर पार्लियामेंट लॉ पास करवा रहा है, लॉ को इंप्लीमेंट करवा रहा है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छा नहीं लगेगा।
ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। अब देखो होता क्या है, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की है। तो अब बताओ, क्या ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं? उसको नहीं इम्प्लीमेंट किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस बीईआईसी ना बोले। अब बीईआईसी जो है, बीईआईसी जो है, समझ रहे हो रिलेशन क्या है, लिंकेज क्या है, क्यों इतना टाइम लग गया? अब सवाल ये है कि आज के टाइम पे तो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, लोग ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं। पहले के टाइम में आईएएस आईपीएस कैसे बनते थे? ऑब्वियसली कोरोलरी यूज कर रहा हूँ, आईएएस आईपीएस की ऐसी कोई पोस्ट उस समय होती नहीं थी, बट ब्यूरोक्रेसी तो होती थी। तो ब्यूरोक्रेसी कैसे बनती थी, कैसे, मतलब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की होती थी। तो एक्चुअली होता क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना एक कॉलेज था जिसका नाम था हेल्सबरी कॉलेज। ठीक है, ये कॉलेज क्या करता था, ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेनिंग देता था, जैसे आज लबासना देता है वैसे ही वो देता था। अब वहां पर क्या होता था, जो लोग ट्रेंड होते थे वहां पर, वो क्या होते थे, वो बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चुने हुए ही लोग होते थे। मतलब अगर मुझे हेल्सबरी कॉलेज में जाकर के ब्यूरोक्रेट बनना है, तो मेरे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं, जो प्रोप्राइटर हैं, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उन्होंने परमिशन दी तभी मैं वहां जाऊंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा। तो अब जिस आदमी के वजह से मैं आईएएस आईपीएस बनाऊं, क्या मैं उस आदमी के अगेंस्ट बोलूंगा? मैं नहीं बोलूंगा। इस वजह से होता क्या था कि पार्लियामेंट के लॉज इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाते थे। अब ये पार्लियामेंट को ये बात समझ में आ गई, तो उन्होंने क्या किया, 1833 में इस वाले एक्ट से एक ओपन कंपटीशन करवाने की कोशिश की गई छोटे पोस्ट के लिए, सिविल सर्वेंट की, जिसको कोवेनेंटेड पोस्ट भी बोलते हैं। ये हम लोग आने वाले एक्ट में पढ़ेंगे, बट यहां पर ओपन कंपटीशन की बात कर दी गई, जिसका अपोज बहुत भयंकर रूप से हुआ। किसने अपोज किया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? कंपनी के प्रोप्राइटर्स। इन्होंने बहुत भयंकर रूप से क्या किया, इसका अपोज किया। अब बहुत भयंकर रूप से जब अपोज हुआ ना, तो इस साल इस एक्ट में, इस पर्टिकुलर एक्ट में सिविल सर्विसेज का जो कंपटीशन है वो ओपन नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। अगर ये हो जाएगा तो कंपनी पूरे तरीके से बैकफुट पर आ जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कल आगे की चीजों को लिंक करते हुए पढ़ेंगे। थैंक यू।